हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स टीम ऑफिशियल अकेला में स्वागत है। आज आप लोगों को रेलवे के जितने भी सारे सवाल पूछे गए हैं वो आप लोगों को PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को करवाने वाले हैं, भारतीय संविधान से करवाने वाले हैं, पॉलिटी से। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया, मतलब कब अपनाया गया था। चलिए ऑप्शन का 1939 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1950 में। देखिए RRB भोपाल 2003 में पूछा गया सवाल है, तो सारे सवाल प्रीवियस ईयर रहेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1950। कह रहा है कि जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया। इसका गायन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकंड है, लेकिन संक्षिप्त रूप में इसे 20 सेकंड में गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रगान क्यों कितने समय में गाया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 52 सेकंड। कितना सेकंड? 52 सेकंड। आई कह रहा है कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था। कब गाया गया था? 1911। कब गाया गया था? 1911 में। 1911 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1911। सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये RRB असिस्टेंट ड्राइवर में पूछा गया था, 2003 में पूछा गया था। चलिए इसका कह रहा कि भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। इनका कार्यकाल 23 मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947 तक था। इसके अतिरिक्त भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1939 से 21 जून 1948 के मध्य रहा था। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों, क्या कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, मतलब किसने तैयार किया था? विभिन्न प्रदेशों के विधान सभाओं से चयनित होकर। कैसे हुआ था? मतलब विभिन्न प्रदेशों के विधान सभाओं से चयनित होकर संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। कैसे? मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? अस्थायी सभापति कौन थे? सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्री सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सभापति बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा। सही उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। कह रहा कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। चलिए कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर क्या हो जाएगा? BR अम्बेडकर। कौन थे? BR अम्बेडकर थे। आंसर डी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को चुना गया। इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कितना सदस्य थे? 7। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा
को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। बाद में सभा के सदस्यों द्वारा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि निर्वाचन सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको बोलते हैं, मतलब निर्वाचन सभा के चेयरमैन कौन थे? सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट क्या कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1947 कि 9 दिसंबर 1946 कि 26 जनवरी 1939 कि 26 जनवरी 1946? सही उत्तर क्या जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियां का गठन हुआ था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 17। सी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समिति का गठन हुआ था? 17 समिति का गठन हुआ था। इसका कारण है कि संविधान सभा द्वारा गठित समितियों को 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन भाग था? पहला था प्रक्रिया संबंधी समिति। इसमें पहला में क्या था? प्रक्रिया समिति, वित्त तथा क्रमिक समिति, अधिकार समिति, सभा समिति, गैलरी समिति, परिचालन समिति और क्या है? कार्यवाही समिति। इसके आगे क्या कर रहा है कि हिंदू अनुवाद समिति, उर्दू अनुवाद समिति, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभाव समिति। अब बी में क्या कर रहा है कि विषय सभा द्वारा गठित समिति कौन कौन है? विषय सभा द्वारा गठित समिति कौन कौन सा है? रियासत समझौता कंत्री समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, असम के बाहर समिति, उत्तर पूर्व समिति, उत्तर पश्चिम समिति, संघ की शक्ति से संबंधित समिति, प्रांतीय संविधान से संबंधित समिति, प्रारूप समिति, वित्त प्रावधान विशेष समिति, मुख्य आयुक्त के प्रांतों से संबंधित समिति, संविधान प्रारूप परीक्षण समिति, संघ संविधान से संबंधित समिति, राष्ट्रीय ध्वज अस्थायी समिति, उच्चतम न्यायालय अस्थायी समिति, भाष्य प्रांतों से संबंधित समिति। नेक्स्ट कह रहा है परामर्श समिति। चलिए नेक्स्ट कह रहा क्वेश्चन कि प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है। सही उत्तर क्या होगा? साम्यवाद। कह रहा है कि प्रजातंत्र के जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जाती, मतलब कैसे नष्ट कर सकते हैं? साम्यवाद के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। साम्यवाद क्या होता है? कह रहा है कि आतंकवाद तथा विद्रोह द्वारा प्रजातंत्र को अस्थिर या कमज़ोर किया जा सकता है, लेकिन उसकी जड़ों को समाप्त नहीं की जा सकती है। जबकि साम्यवाद प्रजातंत्र के विपरीत एक शासन प्रणाली है जो प्रजातंत्र के मूल सिद्धांतों को ही बदल देती है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान है, मतलब कैसा भारतीय संविधान? बहुत ही कठोर है कि लचीला है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। इसका व्याख्यान थोड़ा सा देख लीजिए। कह रहा है भारत के संविधान में नम्यता तथा अनम्यता कठोर के लक्षण एक साथ विद्यमान है। यह संविधान इसलिए नम्य है क्योंकि इसके अधिकतर प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसलिए भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? सही उत्तर क्या होगा? उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। सही उत्तर क्या होगा? उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। आगे कह रहा है कि भारत का धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत कैसा है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य यह है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, राज्य के संदर्भ में पूर्णतः तटस्थ है तथा राज्य प्रत्येक धर्म का समान अदा करता है। आगे कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? कह रहा कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना ही क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। सही उत्तर क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, के मुंशी थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, इन महात्मा गांधी 1946 के संविधान में गठित सभा के सदस्य नहीं थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी सदस्य नहीं थे।
नेक्स्ट क्या कर रहा है कि गणतंत्र होता है। गणतंत्र क्या होता है? मतलब राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशागत रूप से न हो, यही हो रहा है क्या गणतंत्र कहलाता है। कारण गणतंत्र से तात्पर्य एक ऐसा राष्ट्र है जिसके प्रमुख का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचन पर आधारित, यथा भारत के प्रमुख राष्ट्रपति का पद निर्वाचन पर आधारित, जबकि ब्रिटेन में यह पद वंशानुगत होता है। ब्रिटेन में जैसे मतलब उनके पिताजी के पर, उसके बाद फिर बेटा बनेगा उसका, तो उसी तरह से भारत में ऐसा प्रक्रिया नहीं होता है। यहाँ से चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। चलिए कह रहा है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? गणतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? गणतंत्र। कह रहा संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोगों द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया है। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389, 389 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि कैबिनेट मिशन के सिफारिश के अनुसार जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन के लिए चुनाव हुआ, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनना था। इन प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं अपितु प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधियों को करना था। इस चुनाव में कुल 389 सदस्य संविधान सभा के सदस्य हेतु निर्वाचित हुए हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा कि वेबल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? वेबल योजना का असफलता का मुख्य कारण क्या था? कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न होना, मतलब इनके द्वारा सहमति न हो पाया था, मतलब नहीं मिलजुल रहे थे। चलिए कह रहा थे 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य भारत के तत्कालीन ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड वेबल द्वारा शिमला में बुलाए गए सम्मेलन में वाइसराय काउंसिल की भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया। सम्मेलन मुस्लिम लीग द्वारा किया जाए। कांग्रेस ने जिन्ना की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार वेबल योजना असफल रही और वेबल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता की घोषणा कर दी। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? कौन थे? B.N. राव। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, B.N. राव। इसमें कह रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। इन्होंने 17 मार्च 1947 को प्रांतीय विधान मंडलों एवं केंद्रीय विधान मंडलों के सदस्यों को प्रस्तावित संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में उनके विचारों को जानने के लिए एक प्रश्नावली भेजी। प्रश्नावली में शामिल प्रश्नों के उत्तर के आधार पर परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट तैयार किया। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि भारत संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं थे? सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदू महासभा शामिल नहीं थे। बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल थे, इसमें मुस्लिम लीग शामिल थे, साम्यवादी दल शामिल थे। कह रहा है कि साम्यवादी दल भारतीय स्वतंत्रता को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मानते थे। वे इसे कांग्रेस को सत्ता का हस्तांतरण मानते थे, परंतु वे संविधान के निर्माण में शामिल थे। कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 208 सदस्य संविधान सभा में शामिल थे, परंतु हिंदू महासभा का कोई सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं थे। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि 26 नंबर प्रश्न हम लोग पहुँच गए हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबंध नहीं थे? सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदू महासभा संविधान सभा के संबंध में नहीं थे। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कह रहा कि उपयुक्त प्रश्न में हिंदू महासभा भारतीय संविधान सभा से संबंध नहीं था। शेष अनुसूचित जाति संघ एवं कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। नेक्स्ट कह रहा कि किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? किसका हुआ था? भारत का साम्यवादी दल। कह रहा कि
जनसंघ की स्थापना वर्ष 1951 में तथा स्वतंत्र पार्टी की स्थापना वर्ष 1959 में हुई थी, जबकि भारत के साम्यवादी दल की स्वतंत्रता से पूर्व 1925 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का संविधान मतलब कब लागू हुआ था। भारत का संविधान खालिस्तान 1950 को लागू हुआ था। मतलब कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सही उत्तर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान पर संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर हुए और उसे पारित घोषित किया गया। नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों तथा अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंधों को उक्त दिनांक से ही प्रभावित घोषित किया गया, जबकि शेष संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया, इसलिए यही दिन प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। सही उत्तर क्या आ जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। मतलब कब लोकतांत्रिक गणराज्य बना, तो सही उत्तर क्या होगा, 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। कब बना था, 26 जनवरी 1950। देखिए सवाल आ रहा है भुवनेश्वर में 2006 में पूछा गया था और अभी चेन्नई, दोनों सीटों में पूछा गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 वर्ष 11 महीना इसको बनने में कितना दिन लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के अथक और निरंतर परिश्रम के पश्चात 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक संविधान के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया तथा इसके कुछ उपबंध उसी दिन लागू कर दिया गया। संविधान के संपूर्ण उपबंध 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किए गए, इसलिए भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बना। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। कब लागू हुआ था, 1950 में। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 1950 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है। भारत अर्थात इंडिया। क्या है, भारत अर्थात इंडिया। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है, भारत अर्थात इंडिया। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में इस संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया लिखा गया है। अनुच्छेद कितना में है, इसका वर्णन है अनुच्छेद 1 में, वर्णन इसका। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, सही उत्तर का B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर बी राव अम्बेडकर। चलिए कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर बी राव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। किसका प्रभाव पड़ा था, भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव पड़ा था। चलिए कह रहा है कि भारत का वर्तमान संविधान एक बहुत बड़े अंश तक वर्ष 1935 के बाद वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। अधिनियम की लगभग 200 धाराएं बहुत कुछ अंशतः या वाक्य रचना में साधारण परिवर्तन करके नए संविधान में ले लिए गए हैं। डॉक्टर पी देशमुख, कौन थे, पी देशमुख के शब्दों में संविधान 1935 का भारत सरकार अधिनियम ही है, सिर्फ वयस्क मताधिकार को जोड़ दिया गया है। वयस्क मताधिकार को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया सिर्फ। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत संविधान की संरचना के परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था। कहाँ मतलब उद्गम कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में। सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि सबसे पहले संविधान की संरचना की परिकल्पना ब्रिटेन में 1608 ईस्वी में 13 कॉलोनीज के तहत की गई थी, जिसे मूर्त रूप ग्रेट ब्रिटेन के प्रभाव वाले जॉर्जिया अमेरिका में दिया गया। कहाँ दिया गया था, जॉर्जिया अमेरिका में दिया गया है। कह रहा है कि किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया गया, अमेरिका। किसने दिया था, अमेरिका। कह रहा किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था, अमेरिका ने। देखिए ये RRB कोलकाता में पूछा गया था सवाल है। तो आज आप लोगों को जितने भी सवाल हम करा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर सवाल हैं, तो
तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए। और चलिए देखिए, करेंगे फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा अमेरिका के संविधान का निर्माण वर्ष 1787 में किया गया तथा नवनिर्मित संविधान के अनुसार निर्वाचित सरकार ने 4 मार्च 1789 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार विश्व के प्रथम निर्मित एवं लिखित संविधान का निर्माण अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? सबसे विस्तृत कहेगा तो अपना भारत का है। किसका है? भारत का। सही उत्तर क्या है? डी। विश्व में लिखित संविधान का बात करेगा सबसे बड़ा तो भारत का है। देखिए सिकंदराबाद में पूछा गया था, टीए में, आरआरबी कोलकाता में, टीए एएसएम असिस्टेंट मास्टर मतलब पूछा गया था। कह रहा है कि भारत का लिखित संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। वर्तमान में इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची तथा 22 भाग है। संविधान की विशालता के कारण ही आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स। देखिए ये सवाल बार बार पूछते रहता है कि वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था, तो आइवर जेनिंग ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। अमेरिकी संविधान विश्व का सबसे संक्षिप्त संघात्मक संविधान है। इसमें केवल 7 धाराएं। कितने? 7 धाराएं हैं अमेरिका के संविधान में। कह रहा कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है अपना भारतीय संविधान। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा कि भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? तो विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति। देखिए कई ये सवाल मिलान के लिए भी आ जाता है। विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति सजाने के लिए आ जाता है। चलिए कह रहा कि भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने की बात कही गई है, जबकि आस्था शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? सही उत्तर क्या होगा? बेरुबारी मुकदमा। बेरुबारी मुकदमा में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्ताव संविधान का भाग नहीं है। सही उत्तर क्या होगा? ये हो जाएगा। कह रहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि सर्वोच्च स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कह रहा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1969 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? सही उत्तर क्या होगा? भारतीय परिषद एक्ट 1861। भारतीय परिषद एक्ट 1861। सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट कर रहा कि यह पहला अवसर था जब 1861 के अधिनियम में गैर सरकारी तत्वों को विधायी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने का महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वीकार किया गया। कहा जाता है कि इसके द्वारा आधुनिक प्रांतीय विधान मंडलों को नींव पड़ी। पहली बार देशवासियों को विधि निर्माण के कार्य में अंशतः भाग लेने का अवसर मिला। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि कथन ए में कर रहा कि पूना समझौता ने सांप्रदायिक अवार्ड का प्रायोजन विफल कर दिया। इसमें कह रहा कि कारण, इसका कारण क्या है? मतलब इसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधान सभाओं में सीटों का आरक्षण के मार्ग को प्रशस्त किया। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, पुट में हाल दिया हुआ है, कौन सा इसका सही है? ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। मतलब ए और आर दोनों सही है। सही है, ए और आर क्या है? दोनों सही है। और आर जो है ए का स्पष्टीकरण करता है। क्या करता है? स्पष्टीकरण करता है। चलिए कह रहा है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी और डॉक्टर
अम्बेडकर के बीच सितंबर 1932 में हुए पुनः समझौता के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधान सभाओं में सीटों के आरक्षण के मार्ग को प्रशस्त किया गया तथा इसमें मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड अगस्त 1932 का प्रयोजन विफल हो गया, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए हिंदू धर्म के पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पुनः समझौता में दलित वर्ग शब्द का प्रयोग किया था, जिसे वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कहा गया। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ था? सही उत्तर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कौन हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कारण कि भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक मतलब सबसे कम अल्पकालिक पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, क्योंकि इसके शीघ्र बाद ही वर्ष 1786 का संशोधन एक्ट था। 1793 में चार्टर एक्ट आ गया था। चार्टर एक्ट कब 1793 में आया था। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगवादी तत्परता निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण थे? सही उत्तर क्या जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919। सही उत्तर क्या जाएगा? डी हो जाएगा सही उत्तर। कारण कि वर्ष 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम पार्लियामेंटो सुधार द्वारा मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सिखों पर भी विस्तारित कर दिया गया। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? तो जर्मनी के वेइमर संविधान। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कारण कि भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वेइमर संविधान से प्रभावित था। किससे प्रभावित था? वेइमर संविधान से प्रभावित था। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि अनुपातिक प्रतिनिधि ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां क्या है? ऑप्शन का आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। बी में करा 2 पार्टी सिद्धांत विकसित है कि राष्ट्रपति के प्रणाली संसदीय प्रणाली का संयोजन नहीं है कि इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर? डी, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि प्रथम 2 स्थितियों अर्थात जहां आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है और जहां 2 पार्टी सिद्धांत विकसित है, वहां अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि सभी सीटों पर बहुसंख्यक वर्ग या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो सकता है। अनुपातिक प्रतिनिधि की जरूरत ऐसे देशों में सर्वाधिक होती है जो पूरे देश को चुनाव हेतु एक संसदीय क्षेत्र मानते हैं, जैसे इजराइल। राष्ट्रपतीय व संसदीय प्रणाली का संयोजन भी इस की गारंटी नहीं है कि सभी क्षेत्र वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। नेक्स्ट करना कि संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो सही उत्तर का पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट करा कि संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ था। लेकिन 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भाई प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव में संविधान सभा को संविधान के मार्गदर्शी सिद्धांतों एवं दर्शन दिए। अंततः 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। कब किया था? 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? तो राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है। अधिसंविधानात्मक मशीनरी ठप पड़ गई हो। नेक्स्ट करा कि एकल संगठित न्यायपालिका की राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा। सही उत्तर क्या होगा? डी, इनमें से
सभी लागू होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में समूची गणराज्य के लिए एकीकृत न्यायिक प्रणाली है जो संविधान के एकात्मक लक्षण को दर्शाती है। वह राष्ट्रीय आपातकाल को डॉक्टर अंबेडकर ने एकात्मक शासन के लक्षण के रूप में उल्लेखित किया है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद, सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष सेकुलर। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मतलब जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। कहा कि वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? संविधान के प्रस्तावना। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन बताता है? तो संविधान की प्रस्तावना बताता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान के प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। पंथनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ने का प्रस्ताव मतलब जोड़ा गया था। प्रस्तावना को अतिरिक्त धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया गया, परंतु संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द के स्थान पर पंथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया था। धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली है? कनाडा से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कनाडा से लिया है। कह रहा है कि भारतवर्ष में एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति जिसमें संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध का उपबंध है, कनाडा के संविधान से लिया गया था। कनाडा के संविधान से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें कह रहा है कि एक न्यायिक पुनर्वीक्षा, मूलभूत अधिकार कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक की बर्खास्ती। सही उत्तर क्या होगा? डी। इनमें से सभी को लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से। कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न के सभी उपबंधों के साथ संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद व राज्यसभा का पदेन सभापति बनाने, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 1939 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद को बलपूर्वक 1939 में मिलाया गया था। कह रहा कि 1939 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद के अंतिम निज़ाम ओस्मान अली खान ने हैदराबाद की स्वतंत्र रखने की घोषणा की। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर ऑपरेशन पोलो शीर्षक से पुलिस कार्रवाई प्रारंभ की गई और 16 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने सैन्य कार्रवाई कर हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया। ऑपरेशन पोलो के अनुसार किया गया था। नेक्स्ट कर रहा है कि भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? ग्रेट ब्रिटेन। कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया। सही उत्तर बी हो जाएगा। कह रहा भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार रूस से मौलिक कर्तव्य तथा कनाडा से संघीय शासन पद्धति को लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया था। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। कनाडा से संघीय शासन पद्धति को लिया गया है। नेक्स्ट करा कि बिहार राष्ट्र भाषा परिषद गठन। करा बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ था? पटना गठन कब हुआ था? 1950 में 1950 में गठन हुआ था। सही उत्तर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करा कि बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन 1950 ईस्वी में किया गया। फादर
कामिल बुल्के इसके संस्थापक थे। फादर कामिल बुल्के इसके संस्थापक थे, मतलब पटना के संस्थापक थे। नेक्स्ट करा कि भारत का संविधान भारत को कैसा वर्णित करता है? सही उत्तर का राज्यों का संघ। भारत कैसा है? भारत एक राज्यों का संघ देश है। करा कि संविधान के अनुच्छेद एक में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संघ शब्द का प्रयोग यूनियन के अर्थ में किया गया है। अनेक बार संघीय शब्द का उपयोग फेडरल के लिए भी किया जाता है, किंतु इस शब्द का संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट करा कि सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुआ था? यूएसए से। कहाँ से हुआ था? यूएसए से हुआ था। करा कि सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुआ था? यूएसए से हुआ था। सही उत्तर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। करा कि लोकहित मुकदमे PIL की संकल्पना का प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था। यह संकल्पना न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना से उद्भूत हुई है। नेक्स्ट करा कि संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो वह वैश्विक मताधिकार का आधारित नहीं था। बी में दूसरा में करा कि प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिणामित हुआ, कि वह बहुदलीय निकाय था, कि वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। सही उत्तर का 1 और 4 क्या है? सही है। मतलब वह वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं था और वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। चलिए करें कि संविधान सभा के सदस्य विधानमंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। इसमें वैश्विक मताधिकार नहीं था या बहुदलीय निकाय भी नहीं था। इसमें कई समितियां भी बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कह कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या क्या है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य संविधान के उद्देश्य का है। कह संविधान के उद्देशिका मतलब प्रस्तावना होता है। क्या होता है? प्रस्तावना। मतलब संविधान के उद्देशिका को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए वर्णित है। मूल संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष नहीं था। इसे सर्वप्रथम 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना को जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि नेक्स्ट हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पहुंच गए हैं। नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं पंचायती राज। कह रहा है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से, कि वंशानुक्रम से, कि देशीकरण से, कि उपयुक्त में से सभी। सही उत्तर क्या होगा? डी, इनमें से सभी हो जाएगा। कह रहा है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1935 के अधीन भारतीय नागरिकता का अर्जन जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, वंश परंपरा द्वारा तथा अर्जित भूभाग के विलयन द्वारा किया जा सकता है। सामान्य रूप से संघात्मक शासन में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, पहले संघ की, दूसरे राज्य की, किंतु भारत में सिर्फ संघीय नागरिकता या एकल नागरिकता है। कौन कौन है? संघीय नागरिकता या एकल नागरिकता है। चलिए नेक्स्ट करा कि एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो सामाजिक एवं राजनीतिक, क्या है? सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सही उत्तर। कह रहा है कि सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्ति सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए एवं विधि समस्त कार्य करने हेतु शिक्षित भी होगा। नेक्स्ट करा कि एक अच्छा नागरिक वह है जो राजनैतिक एवं सामाजिक रूप से प्रबुद्ध है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से प्रबुद्ध है। नेक्स्ट करा कि भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। कैसा करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि भारतीय संविधान भारतीयों अर्थात अपने नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। सामान्य तौर पर संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता में नागरिकों को संघ तथा इकाई की दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है।
चलिए नेक्स्ट करा कि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? सही उत्तर क्या? 7 वर्ष। 7 वर्ष तक भारत में रहेगा तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट देते रहें। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करती है। नागरिकता से संबंधित प्रमुख विधि नागरिकता अधिनियम 1955, जिसमें अब तक 4 बार संशोधन किया जा चुका है। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, 1992, 2003, 2005 है। अतः संशोधित नागरिकता अधिनियम 1955 और फरवरी 2009 में अधिसूचित नागरिकता विनियमों के अनुसार कह रहा कि अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कम एक भारत का नागरिक होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, तब आपको नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट कर रहा है कि जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 7 वर्ष तक निवास करना होगा। कितने वर्ष तक? 7 वर्षों तक निवास करना होगा। नेक्स्ट करा कि देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 12 वर्ष तक भारत में रह चुकी हो। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक भारत में रह चुकी हो। नेक्स्ट करा है कि भारत में कई विदेशी व्यक्ति कितने वर्ष रहने के बाद यहाँ के नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? सही उत्तर क्या था? 10 वर्ष। 10 वर्ष। नेक्स्ट करा कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति। कौन बनाता है? राष्ट्रपति। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। करा कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा बनाया जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा बनाता है। नेक्स्ट करा कि ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। कौन लेता है? राज्य सरकार लेता है। ग्राम पंचायत चुनाव का निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। अनुच्छेद 40 में यह व्यवस्था कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन और उन्हें स्वायत्त शासन के इकाइयों के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न करेगा। पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव संबंधी राज्यों का राज्य निर्वाचन आयोग संचालित करते हैं, जो निर्वाचन आयोग से पृथक संबंधी राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।